नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। और आज अपने मनोविज्ञान की ये पहली क्लास है। और इन जो पहली क्लासें इसमें साथियों उन प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं। वो रीट से लेकर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, साथ साथ सी टेट के प्रश्न, एम टेट के यानी कि एमपी में जो टेट हुई उसके प्रश्न हैं, यूपी में जो टेट हुई उसके प्रश्न हैं, हरियाणा में जो टेट हुई उसके प्रश्न हैं, उत्तराखंड में यानी कि हिंदी के जो जितने भी साथियों पेपर होते हैं हिंदी शासित प्रदेश में या फिर संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ बाल मनोविज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। और ये प्रश्न साथियों आपको रीट प्रिय और रीट मेन में बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। यानी कहने का मतलब सभी एग्ज़ामों में आपकी बहुत अच्छी सहायता करेंगे। वो आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि जिसमें भी मनोविज्ञान आती है यही प्रश्न आते हैं और रिपीट होते हैं। और प्रश्नों को हम साथियों व्याख्या सहित हल करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज क्लास में और शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न अपन से क्या पूछता है। इसके पहले साथियों यदि आप क्लास में मेरे इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें साथियों। देखिए हम पहले प्रश्न की हम बात करते हैं मेरे साथियों। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार का प्रश्न है। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। प्रश्न की बात करते हैं कब आया, तो ये प्रश्न की बात करते हैं यार रीट लेवल 2 2022 में ये प्रश्न आया है। तो ये डायरेक्ट आंसर की बात करें ताकि हमें ये याद करना है या नहीं। तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार होते हैं साथियों, शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। याद रखना, शिक्षक और छात्र के बीच यदि पाठ्यक्रम नहीं हो तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा, छात्र नहीं हो तो भी क्या पढ़ाएगा, दोनों हो तो साथियों शिक्षक नहीं हो तो क्या पढ़ाएंगे। तो इसलिए तीनों का अंतः संबंध पाया जाता है साथियों। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। आगे हम बात करते हैं, देखो इसकी हम व्याख्या की बात करते हैं। तो व्याख्या कैसी है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है, शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। जॉन डीवी बहुत बेहतरीन अच्छा नाम है, फेमस नाम है, मनोविज्ञान आपने पढ़ा होगा। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा को त्रिमुखी 3 मुखी प्रक्रिया बताएं। इसके 3 मुख्य है, 3 आधार स्तंभ है, जिसमें अध्यापक, छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, ये आपको पता है साथियों को। यदि पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक क्या पढ़ाएगा। इसलिए शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, कहना जॉन डीवी का साथी। आगे हम बात, प्रश्न नंबर अपना दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, डायरेक्ट प्रश्न की बात करते हैं बात, इससे वह अपने परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वे दूसरों को प्रभावित कर सके। तो आंसर क्या होगा, ये इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके, इसलिए ये शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। यूपी टेट पेपर में 2012-21 में प्रश्न आया है। अब देखिए इसको भी, इसका हम और साथियों आगे हम बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्र के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। इसलिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। अपना प्रश्न नंबर 3 आता है साथियों, देखिए कितनी बार पूछा गया है ये प्रश्न नंबर 3, और साधारण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम अक्सर आते हैं कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको इसका आंसर पता है कि जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अब देखिए इसकी हम व्याख्या की बात करते हैं साथियों। तो बहुत बेहतरीन व्याख्या दे रखी है इसकी, देखिएगा। व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को कहा जाता है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में विस्तृत किया है। यानी कि जेबी वाटसन ने उसने व्यवहारवाद मनोविज्ञान को क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा है।
व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में की गई थी, किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा ही साथियों व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में की गई थी। वाटसन का मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं। यानी इन्होंने चेतना को कोई स्थान नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रयोगात्मक ढंग से हो सकता है। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया है, यह आपको ध्यान में रखना है। व्यवहारवाद का जनक वाटसन है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में की गई है। वाटसन ने मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक माना है, इसने चेतना को इसमें कोई स्थान नहीं दिया, ये अपन को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं साथियों, अगला प्रश्न अपना जो आता है, प्रश्न नंबर अपना जो आएगा, प्रश्न नंबर अपना चौथा प्रश्न आता है। और चौथा प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, चौथा प्रश्न क्या पूछता है। ये अपने सामने रहा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान, अथवा ये वर्तावनी साथियों ये है व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान का जो आधुनिक अर्थ है वो है व्यवहार का अध्ययन। क्या है? व्यवहार का अध्ययन ही, यानी कि मनोविज्ञान में वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये प्रश्न है। आगे बात करते हैं, पांचवा प्रश्न अपना आता है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? तो साथियों ये क्या होगा? इसका आंसर होगा व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। यानी कि वर्तमान मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, छठा प्रश्न है। ये छठा प्रश्न साथियों देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है। यह है कि मनोविज्ञान के समूहवाद, मतवाद समूह और उनके समर्थकों की सूची दी गई है, इनको सम्मिलित करना है। यानी कि आचरणवाद किसके द्वारा दिया है, मनोविश्लेषण किसके द्वारा दिया गया है, सामग्रिकतावाद किसके द्वारा दिया गया है और रचनात्मकता किसके द्वारा दी गई है साथियों, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो देखिए साथियों, आपको यही बता देता हूँ, इसका आंसर की फिर बात करें, मिला देते हैं इसको। आचरणवाद की बात करते हैं साथियों, तो आचरणवाद दिया स्किनर ने। किसने दिया? स्किनर ने। और मनोविश्लेषणवाद तो आपको पता है साथियों, ये किसने दिया? फ्राइडे ने दिया है। समग्रतावाद की बात करते साथियों, ये दिया वर्दीमर ने दिया है। और रचनात्मकता की बात करते तो दिया वाइगोत्स्की ने साथियों, वाइगोत्स्की ने साथियों रचनात्मक का सिद्धांत दिया है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर अपना आता है सातवां प्रश्न क्या पूछता है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? पहली बात तो आप देखिए, शिक्षा तीन प्रकार की होती है। एक होती है साथियों औपचारिक शिक्षा, जो हम स्कूल से प्राप्त करते हैं। एक अनौपचारिक शिक्षा साथियों, जो अपना आस पड़ोस से प्राप्त करते हैं। और एक होती है साथियों निरौपचारिक शिक्षा, जिसे हम दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, जिसे हम ओपन के माध्यम से कहते हैं साथियों, ओपन, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और पड़ोसियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। यहाँ पर आंसर की बात करते हैं साथियों, तो बी अपना सही आंसर होगा कि कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा ही साथियों क्या होगी? अनौपचारिक शिक्षा होगी। बाकी ये सब साथियों, ये कक्ष शिक्षण में दी जाने वाली शिक्षा साथियों, ये अनौपचारिक शिक्षा नहीं, ये कौन सी है? ये औपचारिक शिक्षा है, ये ध्यान में। बाकी ये सब अनौपचारिक है, ये 1, 2, बी या डी, ये सब अनौपचारिक शिक्षा है साथियों। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर अपन बात करते हैं अगला। पहली बात तो इसको देखते हैं, ये औपचारिक शिक्षा का बहुत अच्छी तरह से इसको समझा रखा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, ये औपचारिक शिक्षा का स्रोत है। अब औपचारिक शिक्षा क्या, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा में किसी भी चीज़ की
निश्चितता नहीं होती, इसलिए अनियमित, आकस्मिक और साथियों नियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। अनियोजित। अनौपचारिक शिक्षा के समझ लिएगा, वह शिक्षा साथियों जो हम स्कूल से प्राप्त करते हैं वे शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा, और जो स्कूल से प्राप्त नहीं करके समाज के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, परिवार से हम जो प्राप्त करते हैं, वो जो शिक्षा है वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। और निरौपचारिक शिक्षा बताते मैंने, जिसे हम कहते हैं साथियों ओपन से एग्जाम देना, जिसे कोटा यूनिवर्सिटी जो खुली यूनिवर्सिटी साथियों, यहाँ पर ओपन से परीक्षा दी जाती है पत्राचार के माध्यम से, तो वह पत्राचार शिक्षा होती है, वो निरौपचारिक शिक्षा होती है। इग्नू से साथियों जो शिक्षा होती है अधिकतर वो होती है निरौपचारिक शिक्षा। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं, विशेषता देखते हैं। ये शिक्षा अनियमित, अव्यवस्थित, अनिश्चित एवं आकस्मिक होती है। इससे व्यक्ति परिवार, समुदाय, पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त करता है। ये सरल एवं स्वाभाविक जीवन से संबंधित होती है। इसका उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है, जबकि साथियों औपचारिक जो शिक्षा होती है उसका उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है कि हमें क्या करना है, कितनी % बनानी है, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी जारी करते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला है इसमें किसी प्रकार की परीक्षा और मूल्यांकन नहीं होता है, किसमें, अनौपचारिक शिक्षा में, जबकि औपचारिक शिक्षा में परीक्षा भी होती है और उसका मूल्यांकन भी होता है। ये शिक्षा आजीवन चलती रहती है, यानी कि मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर साथियों ये मृत्यु तक ये शिक्षा चलती रहती है। कौन शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा होती है। प्रश्न नंबर अपना 8वां आता है, ध्यान से देखिएगा। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया है? तो साथियों यहाँ पर अपना आंसर की बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, तो ये आंसर बात करते हैं, ये अरस्तु ने ऐसा कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना, ये जो शब्द है, ये साथियों शब्द है, ये अरस्तु के शब्द है, आपको ध्यान रखना है। झारखंड टेट में प्रश्न आया है, इसकी व्याख्या भी दे रखी है, व्याख्या ध्यान से देखिएगा। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना, यह अरस्तु ने परिभाषित किया है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। ये व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है, विशेषकर मानसिक शक्ति को, जिससे वह परम सत्य, अच्छाई और सौंदर्य का आनंद लेने योग्य हो सके। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और ध्यान रखना, जब तक अपना शरीर साथियों स्वस्थ नहीं होगा वहाँ तक हम शिक्षा को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, पहला अपना कर्तव्य कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। तो पहला सुख ध्यान रखिए। अब पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य के साथियों में भी का भी साथियों ध्यान में रखना है, कहीं हम बीमार न हो जाए। प्रश्न नंबर अपन बात करते हैं 9वां। अतिस्थवाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संसार के विषय में, सृजनशील जागरूक के विषय में, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय ले सके, साझा विश्वास और अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास। यदि हम इसकी बात करते हैं कि अतिस्थवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्रश्न नंबर अपना 9वां है, नया आगा बी, यानी कि एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय ले सके, यानी हमें ऐसे व्यक्ति को तैयार करना है जो स्वयं निर्णय लेकर कार्य कर सके और स्वयं अपना जीवन यापन कर सके, वह होता है अतिस्थवाद। देखिएगा क्या व्याख्या इसकी। अतिस्थवाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है एक व्यक्ति को एक इस प्रकार से तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो। किसी एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार करने के बाद ही पता चल सकेगा कि निर्णय लेने को तैयार है या नहीं। अगर व्यक्ति में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है, तब अतिस्थवाद के अनुसार शिक्षा प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण हुआ माना जाएगा। यदि वे स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाए तो मान लेना कि वह शिक्षा प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण हुआ माना जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अपना 16वां है, 10वां। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है औपचारिक, अंतराल, अनौपचारिक अथवा निरंतर। साथियों ध्यान रख, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। यदि इसकी बात करते हैं साथियों तो ये निरंतर होता है। शिक्षा आजीवन चलती रहती है। देखिएगा, हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं।
प्रश्न अपना आता है, ये देखिएगा। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ निरंतर सीखता रहता है। शिक्षा का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपने जीवन के नित्य नए नए अनुभव प्राप्त करता है तथा उसमें नई नई बातें सीखता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। अतः निरंतरता शिक्षण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ध्यान रखना, शिक्षा आजीवन चलती रहती है, इसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जो आजीवन चलते हैं साथी। प्रश्न नंबर अपन बात करते हैं। प्रश्न अपना आता है यहाँ पर 11वां प्रश्न है, और 11वां प्रश्न अपन से क्या पूछता है, देखिए प्रश्न आया है HP टेट 2019 और HP टेट 8 सितंबर 2018 में भी प्रश्न आया है। व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है? आंतरिक व्यवहार, केवल बाह्य व्यवहार, केवल आंतरिक व्यवहार, केवल बाह्य व्यवहार, दोनों आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार। व्यवहारवाद जो जन्म देता है, अध्ययन करता है साथियों, तो ध्यान रखना व्यवहारवाद प्रश्न नंबर 11 में केवल साथियों ये बाह्य व्यवहार पर अध्ययन करता है, ये आंतरिक व्यवहार पर अध्ययन नहीं करता है। ध्यान रखना, बहुत गहराई से ये प्रश्न पूछा गया है। यानी कि मनोविज्ञान है साथियों, वो अपना केवल बाह्य व्यवहार का ही अध्ययन करता है। व्यक्ति कैसा दिखता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है साथियों, इन सभी पर वह अपना अध्ययन करता है। देखिए हम बात करते हैं इसके बारे में। व्यवहारवाद केवल बाह्य व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, ये आंतरिक व्यवहार के अध्ययन पर बल नहीं देता है। आंतरिक व्यवहार का मतलब है व्यक्ति अंदर से क्या सोच रहा है, इस व्यवहार का वो अध्ययन नहीं करता है। आगे, व्यवहारवादी उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि वातावरण मानव व्यवहार का निर्धारक होता है। एक व्यक्ति एक परिस्थिति विशेष में क्या अनुक्रिया व्यवहार करता है। ध्यान रखना, व्यवहार को ही अनुक्रिया कहा जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि पिछले समान परिस्थितियों में उसके व्यवहार का परिणाम क्या रहा है। व्यवहारवादियों का मत है कि मानव व्यवहार निरीक्षण योग्य एवं गोपनीय होना, मापनीय होना चाहिए। साथ ही उसका यह भी मत है कि व्यवहार क्या है, साथ ही उसका यह भी मत है कि व्यवहार क्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन की कर्मिक पुनरावृत्ति द्वारा शिक्षण का परिणाम होती है। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि मानव व्यवहार प्राय सीख के गए होते हैं एवं मानव व्यवहार प्राय परिस्थितियों एवं वातावरणीय कारकों पर निर्भर करते हैं, ऐसा व्यवहारवादियों का कहना है। प्रश्न नंबर 12वां की बात करते हैं। देखो साथियों, 12वां प्रश्न कहाँ कहाँ पर आया है, और ये भी हर प्रश्न एग्जाम में आने लायक है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, वो किसके द्वारा और कब कहाँ स्थापित की गई थी। तो देखिए आंसर की बात करते हैं, तो किसके द्वारा की गई थी साथियों। अपना आंसर है 12वां प्रश्न की, वो है विलियम उंट ने। प्रश्न देखिए साथियों, इतनी बार प्रश्न आया है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसकी हम करते हैं साथियों व्याख्या। देखिएगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम उंट द्वारा 1889 में लिप्जिंग जर्मनी में स्थापित की गई, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के द्वारा प्रत्येक्षण संवेदना तथा संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया। लिप्जिंग की प्रयोगशाला में ऊंट तथा उनके सहयोगियों ने मनोविज्ञान की विभिन्न समस्याओं पर उल्लेखनीय प्रयोग किए, जिसमें समय अभिक्रिया विषयक प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विलियम उंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किससे कहा जाता है साथियों, तो विलियम उंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई वो जर्मनी के साथियों लिप्जिंग शहर में 1879 में विलियम उंट के द्वारा स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर अगला बात करते हैं। अपना प्रश्न नंबर आता है साथियों 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या पूछता है, देखिएगा।
बहुत अच्छा प्रश्न है, फिर गया रे भाई ये, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा क्या पूछा है। विलियम उंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला कब शुरू की? तो अभी देखा अपन 1789 में साथियों ये कार्यशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इसकी स्थापना की गई थी। अब प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर अपने पास आता है 14। परिभाषा किसकी? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं तो ये अपना पास प्रश्न है, ये है साथियों स्किनर की। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहना है साथियों स्किनर का। अब देखिए स्किनर ने इसकी हम व्याख्या करते हैं क्या कहा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, B.F. स्किनर 1904 से 1990 इनकी जीवन रहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। क्रिया प्रसूत का जो अनुबंध का जो सिद्धांत दिया है वो B.F. स्किनर के द्वारा ही दिया गया और बहुत बेहतरीन दिया गया। जो व्यवहार को बदलने के लिए पुनर्बल या परिणामों का उपयोग करते हैं, इसमें इनके शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से और सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है के तथ्य को ग्रहण करता है। ये जरूर आपको ध्यान, ये तो आपको इतना तो जरूर ध्यान में रखना है कि साथियों क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान को आधारभूत विज्ञान किसने कहा? तो ध्यान रखना स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा, और इन्होंने साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर अपना 15 आता है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक के अनुशासन में है, बाल विकास ज्ञान में है, मूल्यांकन में है, सर्वांगीण विकास में है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है साथियों अपने सर्वांगीण विकास में ये सहायक है। देखिए हम बात करते हैं आगे। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों, विधियों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी ज्ञान और विधियों को सम्मिलित किया जाता है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है तथा उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। ऐसा किसका कहना है साथियों? ये है शिक्षा मनोविज्ञान है, वो अपना कहने का मतलब नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान अपना सर्वांगीण विकास में सहायक और सर्वांगीण विकास ये करती है साथियों। 16वां, व्यवहार के अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यंत वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है? अवलोकन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, सर्वेक्षण विधि अथवा केस अध्ययन स्टडी है। ये व्यवहार के लिए इसमें सबसे बढ़िया अध्ययन विधि कौन सी है? प्रश्न HP टेट GPT जून 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं साथियों, तो अपना जो आंसर होगा प्रश्न नंबर 17 का, तो प्रश्न नंबर 16 का, तो 16 का प्रश्न की अपन बात करते हैं साथियों, तो इसका जो आंसर होगा वो B यानी प्रयोगात्मक विधि। क्या मानी है साथियों इन्होंने? प्रयोगात्मक विधि मानी। ये केस अध्ययन विधि भी है साथियों, केस जिसे केस स्टडी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि को माना है कि व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है साथियों? ये है प्रयोगात्मक विधि। अब बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि क्या है, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि है जिससे प्राप्त निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध होते हैं। इस विधि में परिस्थितियों पर मनोवैज्ञानिक का नियंत्रण रहता है, इसलिए इस विधि में कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अतः प्रयोगात्मक विधि व्यवहार का अध्ययन करने का सबसे वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण तरीका है साथियों, ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर अपना आता है 17वां, क्या पूछता है ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? व्यवहार का प्रेक्षेपण, व्यवहार का अध्ययन, प्रयोग वस्तुओं का मिलाना और नियंत्रित अवस्था। प्रश्न अपना रहा 17 और 17 प्रश्न के आंसर की बात करते तो आएगा व्यवहार का प्रेक्षेपण साथियों, प्रेक्षण, व्यवहार का प्रेक्षण, यह आएगा प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है। आगे हम बात करते हैं
इस प्रश्नों को ध्यान रखना है साथियों। ये प्रश्न मानसिक स्तर से ऊंचा प्रश्न है। व्यवहार इसमें पूछा गया है कि एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है। तो ये प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव साथियों व्यवहार का प्रक्षेपण, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 18वां प्रश्न की। चरों के संबंध दर्शाने वाला कथन है, कौन सा है? तो परिकल्पना है साथियों। इसमें आंसर सी अपन ने देख रहा है। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला जो कथन है वो परिकल्पना है। अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। परिकल्पना क्या है, देखिएगा। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाले कथन परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना शब्द परि प्लस कल्पना से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ होता है चिंतन, यानी चारों ओर जो चिंतन किया जाता है उसे परिकल्पना कहा जाता है। इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। करीलिंगर परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। मैकगुइन का क्या कहना है परिकल्पना का? देखिए, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण योग्य कथन है। लुंडबर्ग का क्या कहना है? परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती है। अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान अथवा काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर अपना आता है 19 बार क्या पूछता है, देखिएगा। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है सह संबंध सत्यापन, प्रभाव संबंध का कारण पता लगाना, पूर्व घटनाओं का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। अपन एक आंसर की बात करते हैं साथियों 19वां आंसर की। तो अपना आगा प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। बी प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है जिसमें प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है या प्रभाव संबंध का कारण का पता लगाया जाता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य प्रभाव संबंध का कारण पता लगाना। निसंदेह मनोवैज्ञानिक प्रयोग की एक प्रमुख विधि प्रयोगात्मक विधि है। इस विधि के प्रयोग की विशेषता है कि इसकी सहायता से प्राप्त प्रश्नों का विश्लेषण करके प्रभाव कार्य कारण का संबंध स्थापित करना होता है। प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। साथियों चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। साथियों आगे किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? तो ये अंतर्निहित शब्द याद रखना साथियों। जहां पर अंतर्निहित आए उसका अपना आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। यानी शिक्षा की जो परिभाषा दी है उसमें अंतर्निहित की बात करते थे स्वामी विवेकानंद ने कहा। अंतर्निहित शक्तियां स्वामी विवेकानंद, ऐसे आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। अरस्तु का कहना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा का उद्देश्य, ऐसा किसका कहना है? अरस्तु का कहना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम शिक्षा मानव जाति के विकास के लिए एक सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक प्रक्रिया है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है। शिक्षा मानव जाति के विकास के लिए एक सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक क्रिया है। जेम्स ने शिक्षा को आचरण की अर्जित आदतों और व्यवहार की प्रवृत्तियों के संगठन के रूप में परिभाषित किया है। ये आज की क्लास के साथियों अपने 20 प्रश्न थे। अच्छे प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए रोज लेकर आऊँगा। तो कल फिर मिलते हैं अगले क्लास में। राम राम, जय हिंद साथियों।